ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। सुनेगा उज्जैन तभी तो बढ़ेगा उज्जैन। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हमने सम्मिलित किए हैं हमारे अपने उज्जैन के ही कुछ रचनाकार। ये रचनाकार अपनी स्वरचित रचनाएं आपके समक्ष अपनी ही वाणी में प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम में मन की बात आएगी मन की कलम के माध्यम से। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिएगा रेडियो दस्तक 90.8 FM। आज जिस रचनाकार की रचना को हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं, उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं। जिन्होंने लेखन के क्षेत्र में निरंतरता बनाए रखी, वे हैं श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, साहित्य के क्षेत्र में लघु कथा, व्यंग, गीत व गजल के रचनाकार हैं ये। इनकी लघु कथाओं का पंजाबी, कन्नड़ व अंग्रेजी में अनुवाद करने के बाद शिकागो से लघु कथाओं का प्रसारण हुआ। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित श्रेष्ठ व्यंग्यकारों में शामिल है श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर। प्रस्तुत व्यंग्य रचना समाज में फैली विसंगतियों व विद्रूपताओं को माध्यम बनाकर मन की कलम के जरिए से इन्होंने अपना संदेश दिया है। इनकी रचना का शीर्षक है वाह रे उज्जैन। व्यंग व हास्य का समावेश लिए उज्जैनी में कई प्रसिद्ध जगहों का नाम, कला व सम्मान का जिक्र। कहीं हमें हंसी आती है तो कहीं विचार। दोस्तों हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं राजेंद्र जी नागर की स्वरचित रचना अपनी ही वाणी में, वाह रे उज्जैन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर निरंतर आपके साथ। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यंग्य पाठशाला है समाज में फैली हुई विसंगतियों और विद्रूपताओं पर बात करने की। जिस प्रकार मिठाई के साथ साथ नमकीन जरूरी होता है, उसी प्रकार व्यंग्य में हास्य का समावेश हो तो मजा दुगना हो जाता है। आइए आनंद उठाते हैं इस हल्के फुल्के हास्य के साथ साथ व्यंग्य का भी। मेरे व्यंग्य का शीर्षक है वाह रे उज्जैन। विचित्रताओं के शहर उज्जैन में आपका स्वागत है। जो कहीं नहीं होता वह यहाँ हो जाता है। यूं तो यह शहर सेवानिवृत्त लोगों का शहर कहा जाता है, पर आजकल आसपास के छोटे छोटे कस्बों से स्थानांतरण करवा कर यहाँ आने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। कालिदास की इस नगरी में लोग जिस डाली पर बैठते हैं, बाद में उसी को काट डालते हैं। अब तो बाहर के संत पुरुषों ने भी उज्जैन वासियों को मूर्ख कहना शुरू कर दिया है। यहाँ के लोग पड़ोसी से दुखी हैं, दूर का आदमी उन्हें सुहाता है। हमने भी जब से सरकारी सेवा करने की ठानी है, तो मन में यही इच्छा थी कि कभी उज्जैन वासियों को कृतार्थ करें। किस्मत ने जोर मारा और हम 5 साल भील और बेगांव के बीच तथा 10 साल शुजालपुर में रहकर उज्जैन आ गिरे। वैसे तो शुजालपुर के बारे में कहा जाता है कि शुजालपुर कबहू न छोड़िए जब तक मिले उधार, पर जब महाकाल का बुलावा आया तो हम सारी उधारी बिना पटाए उज्जैन भाग के आ गए। बुद्धिजीवियों की इस नगरी में अनुभव भी बड़े विचित्र रहे। यहाँ बुद्धिजीवी सब शेर हैं, पर सियारों की बारात में बैंड बजते हैं। अनुभवों के दस्तावेजीकरण का मामला बड़ा पेचीदा है। मैं आज उन्हीं को सार्वजनिक करने का दुस्साहस कर रहा हूँ। उज्जैन बड़े आरामी मिजाज का शहर है। यहाँ सुबह 6 बजे से गांजा, भांग और होटलें खुल जाती हैं, पर अन्य दुकानें 11 बजे के बाद खुलती है। यहाँ का दुकानदार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक शटर डाउन करके आराम करता है। यहाँ शहरी और ग्रामीण मानसिकता का बड़ा अभूतपूर्व संगम देखने को मिलता है। यहाँ कला सम्मान के नाम पर उन लोगों को सम्मानित कर दिया जाता है जिनका कला से कोई लेना देना नहीं। शहीद पार्क स्थित एक दुकानदार बारिश के डर से 24 घंटे टोपी पहना रहता है। पुराने उज्जैन में एक नए मिजाज का हेयर कटिंग सैलून है, जहाँ फोन पर समय लेना पड़ता है। उज्जैन में कलाल सेरी में बनिए रहते हैं तो नमक मंडी में घी मिलता है। फ्रीगंज में तो कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। क्षीर सागर में दूध का नामो निशान नहीं है। बड़े बड़े आयोजनों की खबरें नहीं छपती, पर छोटे आयोजन अखबारों में छाए रहते हैं। यहाँ प्रेस नोट बनाने वाले भी बड़े विचित्र हैं। शहर की किसी भी होटल पर 2 लोग चाय पीते हुए चर्चा करते हैं और अगले दिन चिंतन गोष्ठी की खबर छप जाती है। एक बार तो हद ही हो गई, जब एक कवि सम्मेलन की खबर में उन कवियों के नाम भी छाप दिए गए जो 3 वर्ष पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। उज्जैन की होटलों में पोहे फ्राई नहीं डाई होते हैं। रात के बचे हुए मसालों का इतना बढ़िया पुनर्नवीनीकरण होता है कि आप अगले दिन उंगलियां चाटते रह जाएंगे। होटलों पर श्राद्ध पक्ष में ही दिवाली के लिए मावा स्टोर कर लिया जाता है। शिवरात्रि पर 75% शहर उपवास पर रहता होगा, मगर फरियाली आइटमों की बिक्री इतनी अधिक होती है कि बाजार में डाइजिन ढूंढे नहीं मिलती। लोग नमकीन के अत्यधिक शौकीन हैं। फ्रीगंज में नमकीन की दुकान में चोरी हो गई। आसपास के ज्वेलर्स ने इसे अपनी तौहीन समझा। घंटा घर के पास 4-5 जूतों की दुकानों के बीच एक बड़ी शानदार होटल है। इच्छा अनुसार
अनुसार जो चाहे खाया जा सकता है। यहाँ के कवि भी किसी से कम नहीं है। फोन पर ठेकेदारी के साथ साथ होम सर्विस भी चालू है। व्यंग्यकार श्री मुकेश जोशी के मुताबिक इस समय शहर में लगभग 465 जिंदा साहित्यकार हैं। स्वांतः सुखाय कवि इसमें शामिल नहीं है। शहर में शोक सभाओं का भी भारी फैशन है। रात्रि 1:30 बजे भी शोक सभा आयोजित करने के उदाहरण है। कुछ डॉक्टर व्यक्तिगत कारणों से शनिवार शाम को मरीजों से नहीं मिलते। वैलेंटाइन डे पर एक कार्ड गैलरी वाला कार्ड बेचने के साथ साथ कुछ खास लड़कियों को फ्री में ही कार्ड भेंट करता जा रहा था। निजी स्कूलों के संचालक यूं तो हाउसफुल का बोर्ड लटकाएंगे, पर ज्यादा डोनेशन देने पर बच्चे को गेट से अंदर खींच लेते हैं। महाकाल के पंडे मंदिर से बाहर जब 2000 की जींस पहनकर घूमते हैं तो शोभा ही निराली होती है। उज्जैन में टेलरिंग की दुकानें शायद इंदौर से भी ज्यादा होंगी। बेरोजगारों के शहर में रोज रोज 100 रुपयों के पाउच खा जाने वालों की भी कमी नहीं है। अशोक टाकीज के ओवरब्रिज पर लोग रॉन्ग साइड जाकर 5 रुपए का पेट्रोल तो बचा लेते हैं, पर जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वही शॉर्टकट हजारों रुपए का पड़ता है। खैर, अपने कहीं करने वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आराम बड़ी चीज है, मुढ़क के सोइए, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। तो दोस्तों, ये थी श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर द्वारा प्रस्तुत रचना वाह रे उज्जैन। रचना सुनकर ऐसा लगा मानो हम उसी स्थान पर चले गए जहाँ का जिक्र किया गया हो। यही एक कवि या रचनाकार की विशेषता होती है दोस्तों। अपनी रचना में इस प्रकार का वर्णन किया जाए कि श्रोता उस रचना को फील करे या बिंब उसके सामने ज्यों का त्यों बने। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। सुनिएगा और सुनते रहिएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवी। दोस्तों, रेडियो दस्तक आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा कार्यक्रम जिसके अंतर्गत आपके सामने प्रस्तुत होंगे कुछ सुप्रसिद्ध रचनाकार, कवि, व्यंग्यकार, गीतकार व कथाकार। अपनी इन्हीं रचनाओं के माध्यम से अपने मन की बात को आपके सामने रखेंगे, मन की कलम से, कार्यक्रम के माध्यम से। आज हम सुनेंगे श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की व्यंग्य रचना अथ श्री कोरोना व्रत कथा। दोस्तों, कोरोना एक ऐसा नाम है जिसके सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा समय जो कभी हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी नहीं देखा था। आज के वैज्ञानिक युग में जब सब कुछ संभव है, जिसी दृढ़ निश्चय वाली भावनाओं को एक छोटे से विषाणु ने नकार कर रख दिया और त्राही मचा दिया। लेकिन हमारे देश ने इस महामारी से पार पाया व भारत इसी दिशा में विश्व गुरु के रूप में निखर पाया और आगे चल पड़ा। तो इसी कोरोना महामारी के संबंध में इनकी कविता है, इनकी जो व्यंग्य रचना है अथ श्री कोरोना व्रत कथा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र नागर निरंतर। व्यंग्य के इस कार्यक्रम में रेडियो दस्तक सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। कोरोना अभी अभी गया है। मैंने एक कोरोना व्रत कथा लिखी है, वही आपके सामने उसी व्यंग्य का पाठ आपके सामने कर रहा हूं। शीर्षक है श्री कोरोना व्रत कथा। अथ श्री कोरोना व्रत कथा प्रारंभम। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी बोले, नारद जी ने एक दिन विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, ये पृथ्वीलोकवासी मुंह पर कपड़ा लपेटे क्यों घूम रहे हैं, जरा विस्तार से समझा। विष्णु जी बोले, हे नारद, तुम बहुत क्यूरियस हो, सो यह बात मैं तुम्हें अवश्य समझाऊंगा। तुम पहले 4 फीट दूर बैठो। दरअसल इस समय पृथ्वीलोक में कोरोना नामक एक विषाणु का प्रकोप चल रहा है जो अभी तक हजारों लोगों को मार चुका है। उससे बचने के लिए ही इन्होंने यह मास्क उर्फ मुख लंगोट उर्फ गमछा बांध रखा है। नारद जी ने फिर पूछा कि यह विषाणु किसने फैलाया है प्रभु? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब सूने क्यों हैं? छोटे छोटे मासूम बच्चों के मुख पर यह बंधा हुआ कपड़ा देखकर मन बड़ा व्यथित है। कृपा करके इससे बचने का उपाय बताएं। विष्णु जी बोले, सुनो नारद, मैं तुम्हारे एक एक प्रश्न का जवाब विस्तार से दूंगा। मैं स्वयं भी 70 दिनों तक फुर्सत में था, अब कुछ व्यस्तता बढ़ने लगी है। दरअसल चीन नाम का एक पागल देश है जिसने यह खतरनाक विषाणु उत्पन्न किया है। लाखों लोग मृत्यु को भय। पुलिस ने भी बिना रिश्वत लिए खूब डंडे बरसाए। तमाम पूजा घरों में ताले लग गए थे, पर अब भी लोग मानते नहीं है। भीड़ बना के पूजा करते हैं जिससे रोग को बढ़ावा मिलता है। मुंह पर कपड़ा लपेटे जिन लोगों को तुम देख रहे हो, ये तो समझदार लोग हैं। इन्हें अपने व अपने परिवार की चिंता है। नारद जी ने बीच में ही बात काटी, कई लोग तो प्रभु मास्क को गले में लटकाए घूमते हैं। प्रभु बोले, ये ज्यादा समझदारों की श्रेणी के लोग हैं। मास्क गले में बांधने से कोरोना से रक्षा नहीं होती है। नाक और मुंह दोनों ढके हुए होना चाहिए। पागल व पढ़े लिखे दोनों को समझाना बहुत मुश्किल है। नारद जी भी आज पूरे मूड में थे। बोले, क्षमा करें प्रभु, शादी विवाहों का क्या होगा? गरीबों मजदूरों के भोजन और मजदूरी का क्या होगा? नेताओं की आम सभा और धार्मिक जुलूसों का क्या होगा? अनेकों समस्याएं हैं।
प्रभु बोले, हे संत, यह आपने जनहित की बात पूछी है। शादी ब्याहों में शोबाजी का पैसा बचेगा। गरीबों के भोजन की व्यवस्था कुछ सामाजिक लोग और कुछ सामाजिकता का ढोंग करते हुए लोग कर रहे हैं। शासन द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है। अधिकांश धार्मिक कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। जो हो भी रहे तो आयोजकों को सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। अब तो लोग मुझे भी सैनिटाइज करने लगे भाई। रही बात नेताओं व उनकी झांकियों की, तो भैया नारद समझदार नेता तो जूम मीटिंग या वर्चुअल मीटिंग करते हैं। कुछ हैं जो खुद तो मरेंगे, दूसरों को भी ले डूबेंगे। जनता को खुद ही जागरूक होना होगा। नारद जी दीपक में तेल डालते हुए फिर बोले, हे प्रभु, यह बीमारी कब तक चलेगी? इस तरह तो हमारा पृथ्वीलोक पर घूमना ही बंद हो जाएगा। मानवता के हित में कृपा कर यह भी बताएं कि इस बीमारी से बचने का उपाय क्या है। प्रभु बोले, हे नारद, सड़कों पर घूमने के लिए तो उम्र पड़ी है, बचोगे तभी तो घूमोगे। यह रोग तब तक चलेगा जब तक लोग बाहर भटकेंगे। बचाव के लिए मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ। अनावश्यक बाहर न घूमें, समूह से बचें, हर आधे घंटे में साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धोएं, मुंह ढककर चलें, बाहर की चीजें न खाएं, प्रशीतक में रखी ठंडी वस्तुओं को सामान्य ताप पर लाने के बाद ही खाएं। शेष सावधानियां मुझसे ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर उपलब्ध हैं, किसी भी ग्रुप में जुड़ जाओ। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, अंतिम प्रश्न और, यदि कोई व्यक्ति इन बातों का पालन न करे तो क्या होगा? विष्णु जी गर्म पानी के गरारे करते हुए बोले कि जो नर मेरे द्वारा बताई गई इन बातों का पालन नहीं करेगा वह बीमार हो जाएगा, अपने ही घर वालों का हत्यारा बनेगा और अंत में इस लोक में शारीरिक कष्टों को भोगता हुआ अंत में मृत्यु लोक को प्राप्त होगा। अगले जन्म में वह सांड या गधा बनकर सड़कों पर आवारागर्दी करता हुआ, डंडे खाता हुआ घूमेगा। इस व्रत का कठोरता से पालन ही कोरोना से बचाव का तरीका है। यह सुनकर नारद जी ने प्रणाम किया, भगवान के सामने रखे सैनिटाइजर से हाथ धोए, मुंह पर दुपट्टा लपेटा और सीधे अपने पर्णकुटी की ओर चल दिए। अत श्री कोरोना व्रत कथा समाप्तम। तो दोस्तों, अभी आपने सुना श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की यह व्यंग्य रचना। पत्रकारिता का शौक, खूंटी पर लटका आदमी, हाशिए का आदमी जैसी अपनी रचनाओं में वास्तव में शीर्षक को कहीं न कहीं इन्होंने सार्थक किया है। दोस्तों, व्यंग्य का आशय ही यही होता है कि अपनी बात को कह भी दें और सुनने वालों को बुरा भी न लगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवी। पुनः हास्य व्यंग्य की पाठशाला के अंतर्गत अगली व्यंग्य रचना जो है वो श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की वो भी क्या दिन थे। दोस्तों, बदलते जमाने की बात है जब उस जमाने में शादी जैसे उत्सव का पूरा आनंद लिया जाता था। 15-15 दिन एक एक उत्सव या इवेंट को जिया जाता था। कुंवासियों को बुलाया जाता था। बुआ जी और बहन तो वो एक ऐसा रिश्ता है जिन्हें सबसे पहले शादियों में आमंत्रित किया जाता था। पीले चावल रखे जाते थे और बहन की तो बात ही क्या है, 4-4, 6-6 महीने पहले विवाह की तैयारियां हो जाती थी। परंतु अब दौर ही कुछ अलग है। आज के जमाने में लोगों के पास पैसा तो है पर समय नहीं। कुंवासियां गायब है। मेहमान सीधे रिसेप्शन में आते हैं और लिफाफा देकर तुरंत चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि होटल व धर्मशाला भी अगली बुकिंग के लिए तुरंत खाली करवा लिया जाता है। तो चलिए सुनते हैं राजेंद्र जी नागर की स्वरचित रचना अपनी ही वाणी में, वो भी क्या दिन थे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र नागर निरंतर पुनः एक बार आपके सामने। हास्य व्यंग्य की पाठशाला आज रेडियो दस्तक 90.8 FM पर सजाई गई है। मैं एक व्यंग्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शीर्षक है, वो भी क्या दिन थे। वो भी क्या दिन थे जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की धुन बजा करती थी और दुल्हनिया शर्माते हुए और दूल्हा विजयी मुद्रा में हाथ में तलवार और गले में नए नोटों की माला पहने गर्व के साथ घोड़ी पर निकला करता था। जिंदगी भर चाहे उसने घोड़ी को हाथ भी नहीं लगाया हो, पर बारात के समय ऐसी जोर से टांग घुमा के चढ़ता था मानो राणा प्रताप ने दूसरा जन्म ले लिया हो। दुल्हन भी भले ही गांव की गलियों में रोज अटकन मटकन दही चटाकन खेलती फिरती रही हो, पर जब मंडप में बैठती थी तो लाज के मारे धरती में गड़ी जाती थी। बाराती 1 माह पहले से ही बारात में जाने की तैयारी शुरू कर देते थे। पर अब जमाना बदल गया है, मॉडर्न होता जा रहा है। 15-15 दिन चलने वाली शादियां अब 1 दिन पर सिमट गई हैं। दूल्हा दुल्हन 2 दिन की छुट्टी में आते हैं और फुर्र हो जाते हैं। पहले रिश्तेदार 7 दिन पूर्व आकर ही जम जाते थे। चाय पर चाय के दौर और चटखारी बातें हुआ करती थी। महिलाएं जिनमें विशेषकर कुछ कुंवासियां
अर्थात बहन बेटियां सुबह निवृत्त होने से लेकर रात को सोने तक घर में चिल्ला चोट करती हुई चहकती फिरती थी। कुछ बुआजी और मौसी किस्म की महिलाएं सुबह 4 बजे से ही बन्ना बन्नी गाती रहती थी। लोग बारात में जाने का रास्ता देखा करते थे। कुछ चालू किस्म के लोग तो दूल्हे के पिता से महीने भर पहले ही मिलना जुलना शुरू कर देते थे। शादी में बस और भोजन के बारे में बिना मांगे राय देकर बारात में बुकिंग करवा लिया करते थे। बुकिंग के बाद नंबर आता था नए कपड़े, शेविंग, प्रेस और शू पॉलिश का। जनवासे में नाई, धोबी और पॉलिश वालों की व्यवस्था होती थी। लोग वहां जाकर भी इन सेवाओं का पुनः लाभ उठाते थे। कई बार तो बड़ी बड़ी ऐतिहासिक लड़ाइयां इन्हीं मुद्दों पर लड़ी गई। खूब नाज नखरे हुआ करते थे। अब न तो वे बाराती और न ही वैसे दूल्हा दुल्हन। लोग सीधे रिसेप्शन में ही आते हैं। बाराती ढूंढे से नहीं मिलते, क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टी का डर जो बना रहता है। रेडीमेड खाना, रेडीमेड वॉलंटियर, रेडीमेड मंडप और पंडित, सब कुछ पैसा फेंको हाजिर है। शादियों में मधुर गालियों और बन्ना बन्नियों की जगह डीजे ने ले ली है। महिला संगीत में फूहड़ता और अश्लीलता आ गई है। कुंवासियां गायब हो गई हैं। दूल्हा घोड़ी के बजाय कार में है। दुल्हन हल्दी के मेकअप के बजाय ब्यूटी पार्लर जाना ज्यादा पसंद करती हैं। लग्न निपटने के बाद बारात लावारिस हो जाती है। कोई पानी को भी नहीं पूछता। पंडित को जल्दी है, घरातियों को घर समेटने की जल्दी है, बैंड वालों की कहीं और बुकिंग है। बस नहीं बदले हैं तो नाचने वाले। आज भी बारात में जब नागिन की धुन बजती है तो बारात का सम्मान करने के लिए एक बाराती बिना अपने कपड़ों की परवाह किए श्रीदेवी की तरह रोड पर ही नागिन की तरह नाचने लग जाता है, और दूसरा बाराती अपना रुमाल निकालकर खुद को अमरीश पुरी समझकर उसे बीन की तरह बजाने लगता है। मुझे भी बारात में जाए बहुत लंबा अरसा बीत गया है। बारात में जाने की इच्छा है, पर क्या करूं, कोई बुलाता ही नहीं है, क्योंकि अब लड़की वाले खुद लड़के वालों के घर पहुंचने लगे। तो दोस्तों, अभी आपने सुना श्री राजेंद्र जी नागर निरंतर की यह व्यंग्य रचना। तो हो चला है वक्त अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से में किसी अन्य रचनाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि आपकी दोस्त शिवी को दें इजाजत। और यदि आप में भी है प्रतिभा, आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई सवाल, तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर भी आप अपना संदेश हमें भेज सकते हैं। या आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, शेयर चैट पर भी। तो सुनते रहिए आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।